साहब और हाफिज इरशाद साहब आप तशरीफ लाए। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा जाकिर साहब से और अब्दुल रहमान जी मार साहब से कि आप दोनों का माला पहना करके इस्तकबाल कर दें। आगे आ जाइए बेटा, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, इस्तकबाल कर दें। आपने पूरा कुरान हिफ्ज़ किया है और ये बड़ा कठिन काम है, लेकिन आपकी लगन, मेहनत और जज्बा, जोश, ये सब मिल करके और एक कुरान हाफिज बनाती है और आपने वो काम किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका इस्तकबाल, आप डाइस पर तशरीफ लाए। सराहनीय और अनुकरणीय काम कर रहे हैं, चाहे वो गरीब बच्चों के लिए ट्यूशन का मामला हो, चाहे किसी कंपटीशन एग्जाम का मामला हो, चाहे किसी की फीस का मामला हो, चाहे किसी समाज के किसी भी कुचले दबे हुए तबके की सहायता का मामला हो, हर मामले में आप हमेशा कोशा रहते हैं। और जब भी कोई एग्ज़ाम निकलता है आपको ये फिक्र रहती है कि हमारी कौम का, मुस्लिम कौम बच्चा उसमें सेलेक्ट हो। कोषाध्यक्ष महोदय और जनाब हनीफ साहब बोर्ड का लिम्बाड़ा, आप तशरीफ लाए और उनका इस्तकबाल करें। सलीमुद्दीन जी डायर साहब आपका भी इस्तकबाल करें, तशरीफ लाइए आप। मैं साबिर साहब से गुजारिश करूंगा कि आपको गुलपोशी कर आपका इस्तकबाल करें। साबिर साहब और हनीफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत इस्तकबाल, तशरीफ लाइए। और कार्यक्रम के लिए हमेशा इनका एक बड़प्पन रहा है कि आपने हमारे इस समाज के कार्यक्रम के लिए हर वक्त आप तैयार रहे हैं और आपने वक्त निकाला है। आज भी आपको कहीं जाना था, लेकिन हमने कहा नहीं, आप भले 10 मिनट के लिए तशरीफ लाएं, लेकिन आप तशरीफ लाएं। एक बार आपने हमारे इस रिक्वेस्ट को माना और आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। हमारा समाज, रंगरेज समाज सेवा संस्थान आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है और कृतज्ञता प्रकट करता है। आपका दस्तारबंदी की जा रही है, आप एक बार ताली बजा करके आपका फिर से इस समारोह में इस्तकबाल। बहुत शुक्रिया सर। सिराजुद्दीन जी और दिल से इस्तकबाल, आप डाइस पर तशरीफ फरमा होंगे और आप इस राजस्थान की ही नहीं पूरे आलम हिंद की आप मशहूर हस्ती हैं और आपने एजुकेशन पर बहुत ही बेहतरीन आज आप इनकी स्पीच से पूरा लाभ उठाएंगे और आपके तासुरात से मैं संस्थान की तरफ से हमारे जनाब अब्दुल कयूम साहब पूर्व विधायक मसूदा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। वैसे आप हमेशा ही समाज के लिए कोसा रहे। अस्सलाम वालेकुम सामीन हजरात, सदर मोहतरम, डिवाइस के तमाम हाजिर मेहमान, आज मैं मोटिवेशन के तहत बेटों को तो सभी फजीलत देते हैं, बेटों को सभी पढ़ाते हैं। मैं उन बेटियों की बात करती हूँ जो पढ़ाई में घर के सारे काम करके और पढ़ाई में अव्वल रहती है, अच्छे मार्क्स लाती है, और फिर जब डॉक्टरी के में यहाँ ड्यूटी का मुद्दा होगा कि जो बच्चे यहाँ साइंस लेकर के अच्छे मार्क्स ला कर के और अमूमन उन्हें नर्सिंग के फील्ड में भेज दिया जाता है, तो ऐसी बच्चियों को आप ये मत सोचें कि उन्हें इतना पैसा हम लगा करके कैसे डॉक्टर बनाएं, तो उसके लिए भी बहुत सारे रास्ते हैं, हल है, बात है हमें जागरूक होने की, हमें इन बातों को समझने की। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप पैसे वाले हैं तो वो इंडिया से आप उनको डॉक्टरी
करवा देंगे। और अगर कम पैसे में अगर आप करना चाहते हैं तो आप एब्रॉड भी करवाइए उन्हें, एब्रॉड में भी बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले नाम आता है बांग्लादेश का, आप बांग्लादेश से अपनी उसकी जानकारी लीजिए गूगल, तो सुनिएगा। ये कौन कहता है, ये कौन कहता है कि बेटों से घर में चरागाह होता है, ये कौन कहता है कि बेटों से घर में चरागाह होता है। अपनी बेटियों को भी बनाइए काबिल, अपनी बेटियों को भी बनाइए काबिल, फिर देखिए घर में 400 चरागाह होता है, घर में 400 चरागाह होता है। अपनी बेटियों को शादी के बंधन में बंधने से पहले उन्हें कुछ बनने संवरने दीजिए। अपनी बेटियों को शादी के बंधन में बंधने से पहले कुछ बनने संवरने दीजिए। अपनी बेटियों को बेरंग सी जिंदगी में तालीम के रंग तो मुकम्मल भरने उकेरने तो दीजिए। उन्हें सिर्फ बड़ा करके शादी करने तक के बंधन तक महदूद तो मत होने दीजिए, उन्हें महदूद तो मत होने दीजिए। उनको पैरों में पाजेब गले में हार पहनाने से पहले, उनको पैरों में पाजेब गले में हार पहनाने से पहले उन्हें इस जमाने से कदम ताल मिलाने दीजिए, उन्हें इस जमाने से कदम ताल मिलाने दीजिए। जरा अपनी बेटी को तालीम याफ्ता होने तक से लेकर, जरा अपनी बेटियों को तालीम याफ्ता होने तक से लेकर उसे स्वावलंबी तो होने दीजिए, उसे स्वावलंबी तो होने दीजिए। कि इस जमाने को उन्हें अपना हुनर दिखाने तो दीजिए, कि इस जमाने को उन्हें अपना हुनर दिखाने तो दीजिए। अपनी बेटियों को बनाकर तालीम याफ्ता एक घर को नहीं 2-2 घर को रोशन होने तो दीजिए, 2-2 घर को रोशन करने तो दीजिए। अपनी बेटियों को बेरंग सी जिंदगी में तालीम के रंग भरने। मेरा नाम मुस्कान रंगेश है और मैं अजमेर से बिलोंग करती हूँ और मैंने बीटेक की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में SKIT जयपुर से, और अभी मैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड दरीवा माइंस में सर्विस इंजीनियर हूँ। तो सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी ऋग्वेद समाज सेवा संस्थान को मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं यंग टैलेंट्स को एड्रेस करूँ। और मैं सभी स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी आज उन्हें जो अवार्ड्स मिलने वाले हैं। तो ये जो अवार्ड्स हैं ये सिर्फ अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स या गिफ्ट्स नहीं है, ये सब आप लोगों का पूरे साल भर का डेडिकेशन, हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी है। तो ये जो अवार्ड मिलेगा तो आप इसको अपनी फाइनल सक्सेस मत समझिए कि आज आपको अवार्ड मिल गया है बस अब कल से पढ़ाई करना बंद, सब कुछ बंद। ये अवार्ड एक माइलस्टोन है, ये आपको बता रहा है कि आप जिस भी पाथ पे जा रहे हैं सक्सेस। 10वीं और 12वीं की जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स फ्यूचर के लिए दिए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक चीज़ और बीच में इंटरप्शन कर रहा हूँ कि हमारे बीच याकूब मोहम्मद नीलगर साहब, नीलगर समाज नाथद्वारा, आप सोशल मीडिया प्रभारी हैं और सोशल मीडिया कवर कर रहे हैं। मैं साबिर साहब से गुजारिश करूँगा कि आपको माला पहना करके आपका इस्तकबाल करें। साबिर साहब आप वो सामने कवर कर रहे हैं उसको, दोनों जाओ, साबिर साहब और सेक्रेटरी साहब माला पहना के आओ। बहुत अच्छा कवर आप कर रहे हैं और पूरा लाइव आपके चैनल पर यूट्यूब पर जो है लाइव ये प्रसारित करेंगे इसको। तो आपका बहुत सराहनीय काम रहा है और आप, हमने सिर्फ आपको मदऊ किया और आप अपना काम जब से आए हैं जब से लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस समारोह में इस्तकबाल। ओवर टू सालेहा, नेक्स्ट प्रोग्राम। अब मैं ताहिरा बानू डॉटर ऑफ मुबारक हुसैन जी को बुलाऊंगी जो कि सांगानेर से है। ताहिरा बानू आलिमा है और वो कुछ पेश करना चाहते हैं। होते हैं राह के पत्थर बेगुलाम होते हैं, तहज़ीब ईमान ने सिखाया है हमें कि कुछ कहने से पहले सलाम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे तमाम नौजवान हजरात और बुजुर्गान हजरात और मेरी प्यारी इस्लामी बहनें, उम्मीद करती हूँ आप तमाम ईमान की बेहतरीन हालत में खैर आफियत से होंगी। आज मैं आपके सामने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर कुछ बात करने आई हूँ, वो होती है इल्म। इल्म
एक आयत है कुरान शरीफ की जो सूरह अल-अलक़ में आई है, वो है इक़रा। इक़रा का मतलब होता है कि पढ़ो। आप ज़रा सोचिए कि इस्लाम के अंदर इल्म और तालीम की बहुत बड़ी अहमियत दी गई है। तालीम जो होती है वो इंसान को बुलंदी और इज़्ज़त अता करती है। जब हम कोई भी इल्म सीखते हैं उसे अल्लाह के नाम से सीखते हैं। वो इल्म सिर्फ वो सीखने की ताकत। और एजुकेशन सिर्फ जो होती है वो मार्क्स और एग्ज़ाम के लिए नहीं होती है, जो हम अक्सर देखते हैं कि जयपुर के अध्यक्ष, आप के सुपुर्द ये पूरा जलसा आप समाप्त करें और इससे फ़ायदा उठाएं। आपका एक बार इस्तकबाल कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमिदुन मुसल्ली मुसल्लिमा। सबसे पहले आपके समाज का शुक्रिया कि आपने बोलने का मौका दिया। इल्म के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें आप हम सब ने सुनी होंगी और मज़ीद बातें सुन लेंगे, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ी देर मैं जो गुजारिशें आपके सामने रखूँ उन्हें भी तवज्जो के साथ सुनें। और चूँकि जैसा तैसा हम लोगों का इस फील्ड में अपना एक्सपीरियंस है और कुछ उछल कूद अपने मिसाल के मुताबिक करते रहते हैं, तो उसकी रोशनी में कुछ ग्राउंड लेवल की और प्रैक्टिकल बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि हम तवज्जो के साथ सुनेंगे, समझेंगे। पहली बात यह है कि एज ए मुस्लिम भारत की सरजमीन पर भारत के मुसलमानों को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को निचोड़ कर हम बात करें तो दो बड़े इश्यूज़ निकल के सामने आते हैं। फर्स्ट ये है कि भारत का मुसलमान तालीम में पीछे, और सेकंड ये है कि माली तौर पर कमज़ोर है। और कमाल की बात यह है कि दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अच्छी, कहीं ज़्यादा बड़ी और कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी वाली बात यह है कि आपके स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन है या नहीं, सब कुछ गेम वहीं से तय होता है। अगर बच्चा मान लीजिए कि 12th तक पहुँचा है हिंदी मीडियम से या गिरते पड़ते स्कूल से या यूँ ही रिवायती किस्म के स्कूल से, और हम चाहें कि वो बच्चा अचानक यूपीएससी करेक्ट कर ले, तो आसान नहीं होता उस बच्चे के लिए। यानी उस बच्चे को, बेचारे को बहुत ज़्यादा मेहनत कर जानी पड़ती है। इसलिए स्कूलिंग, पहली बात एजुकेशन का मतलब, एजुकेशन का दूसरा मतलब क्वालिटी एजुकेशन। नंबर 3, एजुकेशन में जिस चीज़ पर हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है वो है काउंसलिंग। यहाँ से बड़ा लॉस हो रहा है। हो क्या रहा है कि हम सबको एक लाठी से हाँकने का मिजाज रखते हैं और कॉपी करते हैं कि हमारे बगल में फलां ने बीएड किया तो हमारे बच्चे को भी बीएड करना चाहिए, और उसने एमबीबीएस किया तो हमें भी अपने बच्चे को एमबीबीएस करवाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यह नक्काली निहायत गैर माकूल है। कुदरत ने हर इंसान को अलग खुशबू दी है, अलग सलाहियतें दी हैं, और सबसे समझदारी की बात यह होती है कि सलाहियतों के अकॉर्डिंग उससे काम लिया जाए। जैसे एक लोहा है जिससे माइक बना है, और एक लोहा वो है जिससे ट्रेन की पटरी बनी है। अगर इस लोहे से जिससे माइक बना है ट्रेन की पटरी बना दी जाए तो ये जुल्म है, और उस लोहे से जिससे ट्रेन की पटरी बनी है माइक बनाया जाए तो फजूल खर्ची है। कहने के लिए ये भी लोहा है, वो भी लोहा है। फ़र्क किस चीज़ का है? फ़र्क है इसकी सलाहियत का और उसकी सलाहियत का। वो लोहा इतना कीमती है कि अगर वो कीमती लोहा यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उतने कीमती, उतने भारी लोहे की यहाँ ज़रूरत नहीं, लिहाजा फजूल खर्ची है। और ये लोहा इतना कमज़ोर है कि ट्रेन का बटन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लिहाजा एक्सीडेंट हो जाएगा, पिघल जाएगा। इस लोहे को वहाँ बिछाते हैं तो जुल्म है। कहने के लिए दोनों लोहा है। सच्चाई यही है कि हम सब के साथ कहीं ना कहीं यही हो रहा है कि हम अपने बच्चों की सलाहियतें परखने की बजाय, सलाहियतें नापने की बजाय और उनकी काउंसलिंग करने की बजाय अपनी मर्जी अपने बच्चों पर थोपते हैं। हम चूंकि ऐसा नहीं बन पाए लिहाजा बेटा तुम्हें बनना है, तो गोया बाप के अरमानों का लाशा बेटा ढोए, ये बेटा होने की सज़ा है। तो ये जो जुल्म है और ये जो गैर दानिशवराना इक़दाम है, इस पर हमें कंट्रोल करना होगा। अल्लाह ने हर फूल को अलग खुशबू दी है। हो सकता है कि आपके बच्चे के अंदर एक यूनिक किस्म का टैलेंट हो और वो टैलेंट आप नहीं तय करेंगे, वो टैलेंट स्कूल का टीचर भी नहीं तय करेगा। इसलिए कि स्कूल का टीचर भी अगर बहुत महान व्यक्ति होता तो शायद वो सिर्फ स्कूल में ना रहता। ये जो माँ बाप टैलेंट तय करते हैं या स्कूल के टीचर्स तय करते हैं,
या हमारा सराउंडिंग एरिया कई मरतबा टैलेंट तय करता है कि तुम्हें ये कर लेना चाहिए, और ये हवाओं के जो मुफ्त के मशवरे हैं, ये मशवरे कई मरतबा हमारा टैलेंट बर्बाद करते हैं। ये हमसे हर एरे गेरे से मत पूछिए कि ये बच्चा है इसको क्या करना चाहिए और जो मशवरा दे दे आप कबूल करते चले जाएं, बल्कि बच्चे की सलाहियत से पूछिए कि कुदरत ने इस बच्चे को किस लिए पैदा किया है। जब हम उस बच्चे की सलाहियत को परखेंगे, उसकी काउंसलिंग करेंगे और उसके टैलेंट के अकॉर्डिंग उस बच्चे को आगे बढ़ाएंगे तो वो बच्चा एपीजे अब्दुल कलाम बनता है। होता क्या है कि बिना सोचे समझे बच्चों को किसी भी मैदान में, किसी भी फील्ड में उतार दिया जाता है। उस बच्चे को, बेचारे को खुद शुद्ध बुद्ध नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और वो इसी तरह से चूरन बन के रह जाता है और एक कंप्लीट इंसान नहीं बन पाता। और यही वजह है कि जितना टैलेंट निखर के आना चाहिए उतना निखर के नहीं आ पाता। और जिन कंट्रीज़ में या जिन कम्युनिटीज़ में ये निज़ाम पाया जाता है कि बच्चों की ढंग से काउंसलिंग करवाते हैं, वो आज भी दुनिया पे हुक्मरानी कर रहे हैं। मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूँगा इज़राइल का। आज मुट्ठी भर लोग पूरी दुनिया पर ज़हनी तौर पर हुकूमत कर रहे हैं। कोई कहे या ना कहे, अनडिक्लेयर गुलामी उनकी है। अनडिक्लेयर गुलामी में दुनिया पनप रही है। कोई अपने आप को कितनी सफाई दे, सफाई अपनी पेश करे, सच्चाई यही है। क्या कमाल है उनके पास? क्या कुदरत ने ऐसा किया है कि एक खित्ते में पैदा होने वाले बच्चों को बहुत ज़हीन बनाया है और बाकी दुनिया में जो माल बिखरा हुआ है वो ज़हीन नहीं है? जी नहीं, कुदरत ने जुल्म नहीं किया है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन्हें अपने टैलेंट की सर्चिंग आती है, वो अपने बच्चों को पहचानते हैं, उनकी सलाहियतों को परखते हैं। और ऐसा नहीं कि बहुत बाद में 10th बच्चे ने पास कर लिए है, अब 3 फील्ड में से कौन सा चूज़ करना है, तब जाके माँ बाप को घबराहट हो रही है। जब बच्चे के लिए कुछ रास्ते बंद हो चुके हैं तब जाके आप पूछ रहे हैं बच्चे से, या इधर उधर मशवरा कर रहे हैं या भागे भागे फिर रहे हैं कि बच्चे को क्या करना चाहिए। ये काम तो 6th में हो जाना चाहिए था, 7th में हो जाना चाहिए था। उसी वक्त पहचाना जाना चाहिए था कि बच्चा क्या बनता है, उसका उठना बैठना सोचना, गुस्सा कब आता है, खुशी कब होती है, और सोता कब है, उठता कब है, उसका बिहेव कैसा है, एक एक चीज़ नोट करता है। और एग्जैक्ट 1 हफ्ते बाद में माँ बाप को रिपोर्ट